हेलो फ्रेंड, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए हम एक चयन सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज ये हमारी पहली क्लास होगी। फ्रेंड, इसके अंतर्गत हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2018 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और उसमें 2 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम हल कर रहे होंगे। फ्रेंड, आगामी कांस्टेबल 2024 के लिए हमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करने से हमें आगामी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों में और कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे रिपीट हो जाते हैं, दोहराए जाते हैं, तो प्रश्न हमको सीधे प्रीवियस ईयर प्रश्नों से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन हमारे पूछा जा रहा है कि गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है। पहले नंबर ऑप्शन में दे रहा है गंडक के साथ, दूसरा कोसी, तीसरा घग्गर, चौथा रामगंगा। तो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है और सोनपुर के पास पटना में मिलती है। फ्रेंड, गंडक जो नदी है आपकी, यह इसका उद्गम स्थान की बात करें तो यह नेपाल हिमालय से निकलती है। फ्रेंड, कोसी जो है आपकी, यह बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। यह बिहार का शोक कहलाती है। फ्रेंड, बिहार का शोक क्यों कहलाती है? यह इसलिए कही जाती है क्योंकि यह बार बार अपने मार्ग को परिवर्तित करती है, जिसके कारण बाढ़ की समस्या बनी रहती है। इसके कारण इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये घग्गर नदी जो है आपकी, ये मौसमी नदी है और रामगंगा जो है आपकी, ये गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान की बात करें तो यह रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यह गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। पहले नंबर ऑप्शन दे रहा है कुशीनगर में, दूसरा सारनाथ में, तीसरा सांची में, चौथा बोधगया में। तो फ्रेंड, ये जो महापरिनिर्वाण की घटना है, ये जो है उनके मृत्यु से संबंधित है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो फ्रेंड, ये घटना जो हुई थी आपकी, उनकी मृत्यु जो हुई थी, ये कुशीनगर में हुई थी। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और फ्रेंड, आपके सारनाथ की चर्चा करें तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। याद रखें, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिया था। सांची ये अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप है जो बौद्ध धर्म को समर्पित है। और बोधगया जो है आपका, बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी आपको, वो बोधगया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। पहले ऑप्शन दे रहा है तीसरा अनुच्छेद, दूसरे में दे रहा है अनुच्छेद 330, तीसरा अनुच्छेद कह रहा है अनुच्छेद 325 में और चौथे आपके ऑप्शन में कह रहा है कि अनुच्छेद 440 में। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 3 में जो है हमारा नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। फ्रेंड, आर्टिकल 330 की चर्चा करें तो आर्टिकल 330 में हमारा लोकसभा में ये SC ST
यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान है। याद रखेंगे, आरक्षण के बारे में प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, जिसे कानूनी सलाहकार भी कहते हैं, किसे कहते हैं? पहला BN राव को कहते हैं, दूसरे ऑप्शन दे रहा है BR अम्बेडकर को, तीसरे में कह रहा है SN मुखर्जी को, और चौथे में कह रहा है HBR आयंगर को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हमारा BN राव को है संवैधानिक सलाहकार कहते हैं संविधान सभा का, और इन्होंने प्रारूप में भी योगदान दिया था संविधान के। और BR अम्बेडकर की बात करें, भीमराव अम्बेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मना रहा है किस तारीख को? पहला 24 दिसंबर के दिन, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है 10 दिसंबर में, और तीसरा कह रहा है 3 दिसंबर को, और चौथा दे रहा है 21 दिसंबर को। तो फ्रेंड राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला करेक्ट आंसर होगा हमारा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड 10 दिसंबर को भी एक दिवस मनाया जाता है, तो ये मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानवाधिकार आयोग। याद रखेंगे इसको भी। और 3 दिसंबर की चर्चा करें तो ये विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा जा रहा है कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो है आपका यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लोकसभा का सभापति कौन होता है? पहले ऑप्शन दे रहा है प्रधानमंत्री, दूसरे में दे रहा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे में दे रहा है उपराष्ट्रपति, और चौथे में दे रहा है मुख्यमंत्री। तो लोकसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। दूसरा नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। याद रखेंगे, सभापति होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ये जो मुख्यमंत्री होता है इसका उल्लेख जो है आर्टिकल अनुच्छेद 164 में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट पुस्तक किस संबंध है, उससे क्या संबंध है? दवा से, दूसरा व्याकरण से, तीसरा शैल चिकित्सा से, चौथा खगोल विज्ञान से। तो आर्यभट्ट पुस्तक का जो संबंध है ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर 4 से होगा, खगोल विज्ञान से संबंधित है। और आर्यभट्ट पुस्तक की जो रचना किए थे उनका नाम आर्यभट्ट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को
के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहला तूफानी लहर के रूप में, दूसरा हार्बर वेव्स के नाम से, तीसरा कह रहा है सास के नाम से, और चौथा सुनामी के नाम से। तो फ्रेंड ये जितनी भी ऑप्शन दिया गया सब समुद्र की लहरें ही हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का पहला ऑप्शन, इसे तूफानी लहर के रूप में हम जानते हैं। हार्बर वेव्स जो है यह भी एक प्रकार की लहर ही है और यह भी भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है। सुनामी यह भी एक लहर है और यह भी भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? पहला चुनाव से, दूसरा पंचायत से, तीसरा संघ से, चौथा ऑप्शन दे रहा है मौलिक कर्तव्य से। तो फ्रेंड भाग 5 का जो संबंध है हमारा बताएंगे, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है संघ से संबंधित है। फ्रेंड चर्चा करते हैं चुनाव का कि निर्वाचन किस भाग में है। तो ये जो है आपका भाग 15 में इसका उल्लेख है, याद रखेंगे भाग 15 में चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और पंचायत की बात करें तो पंचायत का जो है आपका ये जो है भाग 9 में रखा गया है इसको। और मौलिक कर्तव्य जो है आपका ये भाग आपके 4 क में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले ऑप्शन दे रहा है खाद्य सुरक्षा के नाम से जानते हैं, दूसरा भोजन भंडार के नाम से, तीसरा सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक के नाम से, चौथा हम दे रहा है खाद्य स्टॉक के नाम से। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें सुरक्षित भंडार या बफर स्टॉक के नाम से हम इसे जानते हैं। फ्रेंड एफसीआई की स्थापना की बात करें कि एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एफसीआई की स्थापना आपको 14 जनवरी 1965 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा M.A. जिन्ना, चौथा B.R. अम्बेडकर। तो फ्रेंड 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में आपका कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला चिली, दूसरा ब्राजील, तीसरा पेरू, चौथा जो है आपका इक्वेडोर। तो फ्रेंड 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन ब्राजील जो है आपका अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से यह अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड ब्राजील की राजधानी की बात करें तो ब्राजील की राजधानी जो है आपकी ब्रासिलिया है, ब्राजीलिया। ब्राजील में जो है आपका कहवा का खेती ज्यादा होता है और कहवा की खेती को वहां पे एक विशेष नाम से जानते हैं वहां पे, जिसे फजेंडा कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राजील में जो कहवा की खेती की जाती है उसे एक विशेष नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसे फजेंडा के नाम से जानते हैं।
इसे भी याद रखेंगे हम। और फ्रेंड चिली में, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, यहाँ पे तांबा का उत्पादन ज़्यादा होता है। याद रखेंगे आपको, चिली में तांबा उत्पादन ज़्यादा होता है, तांबा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड बेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? पहला लॉर्ड इरविन, दूसरा लॉर्ड मिंटो, तीसरा लॉर्ड लिंथगो और चौथा दे रहा लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड बेवेल का जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? तो इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे आपके लॉर्ड बेवेल के उत्तराधिकारी थे। फ्रेंड ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन, जो थे ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय बने और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगर इरविन की चर्चा करें हम, तो इरविन का जो कार्यकाल था ये 1926 से लेके 1931 तक का था। 1926 से लेके 1931 तक का कार्यकाल जो था आपका लॉर्ड इरविन का था। और लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल की बात करें तो ये 1905 से लेके आपका 1910 तक इनका कार्यकाल था। और लॉर्ड लिंथगो की बात करें तो इनका कार्यकाल जो था आपका 1936 से लेके 1943 तक था। 1936 से लेके 1943 तक था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? पहले ऑप्शन में दे रहा है जनरेटर, दूसरे में दे रहा है साइक्लोट्रॉन, तीसरा दे रहा है प्रतिरोधों और चौथा दे रहा है विसंवाहन। तो फ्रेंड 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला जनरेटर जो है आपका चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? पहले ऑप्शन में दे रहा है 32 वर्ष होनी चाहिए, दूसरे में दे रहा है 21 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा दे रहा है 25 वर्ष होनी चाहिए और चौथा दे रहा है आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो फ्रेंड किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए आपकी आयु जो है कम से कम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर राष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं तो बताएंगे फ्रेंड कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है आपकी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। याद रखेंगे 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, जो अभी वर्तमान में चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा, तो आपकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु तो ये आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा, जिसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं आप, तो आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? पहले ऑप्शन दे रहा है प्रतिबाधा, दूसरा वोल्टेज, तीसरा प्रतिरोध और चौथे में दे रहा है आयाम। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? पहला धातु ऑक्साइड, दूसरे ऑप्शन दे नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑक्सीजन गैस, चौथा हाइड्रोजन गैस। तो फ्रेंड 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा, चालुक्य के द्वारा। तो फ्रेंड, महान सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया था। समुद्रगुप्त इसे भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड, ये 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था उस समय का करंट का प्रश्न रहा होगा। तो फ्रेंड, इस समय जो 2024 में जितने भी टेनिस के जो आपके ग्रैंड स्लैम होंगे, जो टूर्नामेंट होंगे, उससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो फ्रेंड, इससे हमें करंट अफेयर्स में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति का पता लगेगा कि कैसे प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं आगामी एग्जाम में। तो फ्रेंड, उस समय का ये जो करेक्ट आंसर होगा 20 का, ये जो है आपका लंदन में। तो फ्रेंड, लंदन करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर विंबलडन ओपन जो है ये 4 प्रकार के आपके ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिनमें से ये जो आपका विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम है ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है। और भी टूर्नामेंट जो है, जिसे दूसरे नंबर पे यूएसए ओपन, तीसरा जो है फ्रेंच ओपन और चौथा जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो फ्रेंड, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम जो है ये जो है आपका जुलाई के महीने में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका को क्या कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? पहला अनुच्छेद 70, दूसरे में ऑप्शन में दे रहा अनुच्छेद 30, तीसरे में दे रहा अनुच्छेद 90 और चौथे में दे रहा अनुच्छेद 50। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण का जो आपका आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 में आपको न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित प्रावधान है। 70 की बात करें फ्रेंड, कि आर्टिकल 70 में क्या है, तो ये कानून बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 30 जो है आपका, ये अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रावधान अनुच्छेद 30 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? पहला लॉर्ड वेवेल, दूसरे ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड इरविन, तीसरे में दे रहा है लॉर्ड लिंथगो और चौथे में दे रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो फ्रेंड, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने आपके लॉर्ड लिंथगो और लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के बारे में बताए थे कि कहां से लेके कहां तक इनका कार्यकाल था। तो फ्रेंड, उस हिसाब से भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। तो फ्रेंड, 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड इरविन, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1931 के दौरान हुआ था। उस समय जो कार्यकाल था लॉर्ड इरविन का था। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 18वें एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समग्र चैंपियन था? पहला पाकिस्तान, दूसरे में दे रहा है चीन, तीसरे में दे रहा है भारत, चौथे में दे रहा है जापान। तो फ्रेंड, ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का। तो फ्रेंड, 23 का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका चीन। प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था, प्रथम एशियाई खेल ये जो है 1951 में हुआ था और यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड
निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है? पहला दीपक कर्माकर, दूसरा साइना नेहवाल, तीसरा पीवी इंडस, चौथा मिताली राज। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का दीपक कर्माकर जो है आपके जिम्नास्टिक से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेट से हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अंतिम है? पहला सूडान, दूसरा बुरुंडी, तीसरा लीबिया, चौथा कंबोडिया। तो फ्रेंड जब भी सूचकांक से प्रश्न पूछे जाते हैं या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन पूछा जाता है कि पहला स्थान किसका है विश्व खुशहाली में, या तो अंतिम स्थान किसका है, या किसके द्वारा जारी किया जाता है, या प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है आपका ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो सूचकांक का यह प्रश्न है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा ऑप्शन बुरुंडी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नागोर्जनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा असम में, तीसरा उड़ीसा में, चौथा बिहार में। तो फ्रेंड 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन ये बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा का कारण क्या है? पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है, दूसरा ऑप्शन में दे रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, तीसरा दे रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, और चौथा दे रहा है पश्चिमी मानसून। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा करेक्ट आंसर होगा हमारा। और उत्तरी पूर्वी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, लौटता हुआ मानसून। और ये जो है आपका अक्टूबर दिसंबर के महीने में होती है बारिश, अक्टूबर नवंबर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से, दूसरा अर्जुन पुरस्कार सुल्तान अजलान शाह कप, तीसरे में दे रहा है सुल्तान अजलान शाह कप, चौथा दे रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 28 का जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से। फ्रेंड अर्जुन पुरस्कार जो है आपका ये खेल में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की चर्चा करें तो ये कोच या प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। ये खेल के कोच या प्रशिक्षक जो होते हैं उनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। समुद्री गाय जिसे हम डुगोंग के नाम से भी जानते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? पहला लक्षद्वीप द्वीप समूह, दूसरा मन्नार की खाड़ी में, तीसरा कोरोमंडल तट, चौथा खंबात की खाड़ी। तो फ्रेंड 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों का कौन सा व्यवस्थित कर सकता है? पहला जॉन न्यूलैंड, दूसरे में दे रहा है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, तीसरा जोहान वोल्फगैंग डोबरनर और चौथे ऑप्शन दे रहा है हेनरी मोजाली। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। इन्हें आवर्त सारणी के निर्माण का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने 1969 में आवर्त सारणी का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला तेलंगाना में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा गोवा में, चौथा गुजरात में। तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में आपके गोवा राज्य में स्थित है। तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। और ये जो है आपका 170 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? पहला डेन्यूब नदी, दूसरा पो नदी, तीसरा वोल्गा, चौथा डॉन नदी। तो बुडापेस्ट जो है आपका डेन्यूब नदी पे स्थित है। पहला करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन, ये यूरोप की नदी है। जो आपकी डेन्यूब है ये यूरोप की नदी है और बुडापेस्ट जो है आपका ये हंगरी की राजधानी है। पो जो नदी है आपकी ये इटली की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे इसे भी, इटली की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। वोल्गा जो है आपकी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी और डॉन जो है आपकी ये रूस की नदी है। आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? पहले ऑप्शन में दे रहा है सर जॉन शोर, दूसरे में दे रहा है सर विलियम जोन्स, तीसरे में दे रहा है डेविड ग्रीन, चौथे में दे रहा है चार्ल्स वुड। तो फ्रेंड एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो थी आपकी किसने की थी? तो बताएंगे फ्रेंड सर विलियम जोन्स ने किया था। दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड इसमें हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? पहला लाहौर अधिवेशन था, दूसरा नागपुर का अधिवेशन था, तीसरा ऑप्शन में दे रहा कराची के अधिवेशन में, चौथा मुंबई के अधिवेशन में। तो फ्रेंड 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये 1929 में, और इस समय जो अध्यक्षता किए थे, जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्हें भी याद रखेंगे, उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? पहला हाउस ऑफ लॉर्ड, दूसरा मेरा लोकसभा, तीसरा विधानसभा, चौथा राज्यसभा। तो फ्रेंड, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन, लोकसभा के सदस्य जो हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन के आते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से संबंध ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं उनको जनता सीधे वोट देती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं तो हम जिनको वोट देके चुन देते हैं उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सदस्य चुना जाता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना हुआ सदस्य कहते हैं। जैसे आपका अगर राज्यसभा का कोई सदस्य चुना जाता है तो उसका जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा उसका चुनाव होता है। और इस समय जो प्रेजेंट में आपका चुनाव चल रहा है ये लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है, जिसमें जनता सीधे वोट देके लोकसभा सदस्यों को चुनती है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। विधानसभा, इसमें भी प्रत्यक्ष जनता के द्वारा वोट देके चुनाव किया जाता है, जो विधायक बनते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार कौन थे? पहले ऑप्शन दे रहा बी आर अम्बेडकर, दूसरे ऑप्शन दे रहा एस एन मुखर्जी, तीसरे में दे रहा जेपी कृपलानी और चौथे में दे रहा ए वी ठक्कर। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पूछा जा रहा है कि रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला बैडमिंटन से, दूसरा टेनिस से, तीसरा कबड्डी से, चौथा वॉलीबॉल से। तो रेड शब्द का संबंध जो है आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? पहला संवेग कहलाता है, दूसरा बल कहलाता है, तीसरा जड़त्व कहलाता है, चौथा त्वरण कहलाता है। तो फ्रेंड 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग के नाम से जानते हैं। और त्वरण की बात करें तो किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 39, किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया? पहले ऑप्शन दे रहा है एन माधव राय, दूसरे में दे रहा है नसीरुद्दीन अहमद और तीसरे में दे रहा है कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी और चौथे ऑप्शन दे अल्लाजी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए नए शब्द के प्रवाह समिति को संबोधित आपके नसीरुद्दीन अहमद ने किया था। दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन अहमद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू के नाम से जाना जाता है किस देश में? पहला फिलीपींस में, दूसरा जापान में, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा चीन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफू नाम से आपका जापान में जाना जाता है। जो टाइफू शब्द है ये जो है आपका जापानी शब्द है, जापानी शब्द है। और टाइफून जो है आपका स्थानीय नाम है वहां का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पूछा जा रहा है 41 में कि समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पहला महात्मा गांधी, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथा शिशिर कुमार घोष। तो केसरी जो है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। और केसरी जो था यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। महात्मा गांधी के द्वारा भी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया प्रकाशित किया गया।
और शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, जो इनकी बहुत फेमस थी, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। अमृत बाजार, याद रखेंगे, अमृत बाजार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? पहला 2000 में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2010 में, तीसरा 2005 में, चौथा ऑप्शन दे रहा है 1995 में। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह 1995 में शुरू किया गया था। और फ्रेंड, इसका जो उद्देश्य था, ये लघु उद्योग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना था इसका उद्देश्य। 43 पे चर्चा करते हैं फ्रेंड। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स स्रावित करती है? पहले ऑप्शन दे रहा है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरे में दे रहा है पीयूष ग्रंथि, तीसरे में दे रहा है अंडाशय और चौथे में दे रहा है आपका थायराइड ग्रंथि। तो फ्रेंड, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि। और यह जो है हार्मोन्स ग्रंथि को नियंत्रित करती है। कौन सा अम्ल सामान्य एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? पहला फार्मिक एसिड, दूसरा एथेनोइक एसिड, तीसरा ब्यूटेनोइक एसिड, चौथा प्रोपेनोइक एसिड। तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 45 की तरफ। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे? पहला द्वितीय पंचवर्षीय, दूसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरे ऑप्शन दे रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना और चौथे में दे रहा है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंचम पंचवर्षीय योजना के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगर फर्स्ट की चर्चा करें प्रथम पंचवर्षीय, तो इसमें जो है आपके कृषि को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया गया, कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया। और द्वितीय की बात करें आपको, तो इसमें भारी उद्योग लगाने पे ध्यान दिया गया। ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था उसमें उद्योग को बढ़ावा दिया गया। और तीसरी जो थी आपकी, ये जो है आत्मनिर्भर से संबंधित थी। लेकिन फ्रेंड, ये भारत और चीन के युद्ध हो जाने के कारण ये पूरी तरह से असफल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहले ऑप्शन दे रहा है 1945 में, दूसरे दे रहा है 1946 में, तीसरे दे रहा है 1947, चौथा दे रहा है 1949। तो फ्रेंड 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 1947 में। 1947 में आपका संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्यीय ये कमेटी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे चर्चा करते हैं। लोध जलप्रपात आपके कौन से राज्य में स्थित है? पहला छत्तीसगढ़ में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा उत्तराखंड, चौथा झारखंड। तो लोध जो जलप्रपात है आपका, यह झारखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 2018 में पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा। पहला पुर्तगाल था, दूसरा भारत, तीसरा ब्राजील, चौथा क्रोएशिया।
तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्रोएशिया। और सर्वाधिक विश्व विजेता कहें अगर फुटबॉल का तो ये ब्राजील है। ब्राजील ने अब तक सबसे ज्यादा विश्व कप जीता हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? पहला उत्तक, दूसरा शिराएं या नसें, तीसरा लसिका लिम्स और चौथा धमनियां। तो फ्रेंड ये जो धमनियां ऑप्शन होगा आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और धमनियां जो होती हैं ये रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं। फ्रेंड आज की क्लास का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा जा रहा है कि आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? पहला न्यूट्रॉन तारे, दूसरा काला बौना, तीसरा नेबुला, चौथा ब्लैक होल। तो फ्रेंड 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन नेबुला कहा जाता है। फ्रेंड ब्लैक होल की चर्चा करें तो यह इतना मजबूत खिंचाव होता है जिससे प्रकाश भी इससे बच नहीं पाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्नों की चर्चा किए हैं जो 2 फरवरी 2019 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रीवियस ईयर प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की और क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। तो फ्रेंड लास्ट तक क्लास देखने के लिए आपको थैंक यू।